नमस्कार, आप सभी को मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम कक्षा 7th के लेसन 2 का जो पार्ट रह गया था उसको कवर करेंगे और जो मैंने पीछे करवा लिया है उन वीडियो को आप देखते रहिए, जो कि आपके एचटेट सीटेट में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो पीछे हमने किया था कि राष्ट्रकूट के विषय में किया था, राजतरंगिणी के विषय में किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष, महमूद और ये सब किया था। तो आज हम इस लेसन का जो रहता है उसको कर लेते हैं। चलिए, यदि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो आप नोट कर लेना। और जो मैं करवाती हूँ वो 1 लाइनर होता है, यानी कि उसमें बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर लेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम महमूद गजनवी किया था, अब हम करेंगे चौहान। यानी कि पहले तो महमूद गजनवी युद्ध करता था, अब ये युद्ध करने वालों में चौहान है ना, दूसरे नंबर के राजाओं में आते थे और इन्हें पहले चहमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चहमान। और बाद में ये चौहान नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका शासन दिल्ली और अजमेर के आसपास था। यानी कि इनका शासन कहाँ कहाँ फैला हुआ था? दिल्ली और अजमेर के आसपास फैला हुआ था। इन्हें गुजरात के चालुक्यों और यूपी के गहड़ वालों से टक्कर ली थी। इन्होंने किस किस से टक्कर ली थी? गुजरात के तो चालुक्यों से इन्होंने युद्ध किया था और यूपी के गहड़ से युद्ध किया था। ठीक है, ये दो शासक थे। गुजरात में चालुक्य थे और यूपी में गहड़ थे, जिनके साथ इन्होंने युद्ध किया। और इनका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। और इसका समय क्या था? 1168 से 1192। इसने है ना, जो ये महमूद गौरी है, ये अफगान शासक, इसको है ना 1191 में हराया। यानी कि ये पृथ्वीराज तृतीय है, इसने 1191 में प्रसिद्ध महमूद गौरी नामक अफगान शासक था ना, इसको हराया। परंतु 1192 में, पीछे बताया था ना कि हर साल आक्रमण करता था, फिर इसने क्या किया? 1192 में अपनी सेना को बिल्कुल तगड़ा करके और हष्ट पुष्ट करके लाया और महमूद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय पर बिना बताए आक्रमण कर दिया, ऐसा माना जाता है, और जिससे कि इनकी हार हो गई। लेकिन जो इसका वर्णन करते हैं ना पृथ्वीराज रासो, वो बताते हैं कि ये इतने बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर थे कि जब महमूद गौरी ने इसका अपने दरबार में परीक्षण करने के लिए ये पूछा कि है ना भाई, ये बताओ आप है ना बहुत ही बड़े धनुर्धारी सुने गए हो, तो वो कहते हैं कि उसने आवाज के दम पे, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने महमूद गौरी की आवाज सुनकर ही तीर चला दिया और फिर उसको वहां पर मार दिया। लेकिन कुछ जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये क्या है? एक किंवदंती है, यानी कि अतिशयोक्ति है, यानी कि वैसे ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं था। वो पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ बंदी बनाकर ले गई, लेकिन इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते कि किसने किसको मारा। ये जो पृथ्वीराज रासो है ना, उसमें लिखा हुआ है भाई, इसलिए भी लिख दिया होगा, वो उसका दरबारी कवि था। अपने जो राजा होते हैं उसकी बुराई कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी का तो अन्न पानी सब खाता था, इसलिए वो उसकी बुराई क्यों करेगा। फिर हम करेंगे तमिलनाडु के विषय में, यानी कि उरियूर से तंजावुर, ये स्थान है उरियूर और तंजावुर। फिर हम ये देखेंगे कि चोल सत्ता में कैसे आए। कौन आए? चोल। कावेरी डेल्टा के मुहरियार, यानी कि एक मुहरियार नामक प्रसिद्ध एक मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहां पर? कावेरी डेल्टा में।
फिर क्या हुआ, ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। क्या थे ये? कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के क्या थे? मातहत। यानी कि कावेरी डेल्टा में मुरिहार नाम का एक प्रसिद्ध मुखिया परिवार था, जो कि कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। फिर जो उरियार है ना, उरियार प्रजाति ने चोल वंशों को 9वीं सदी में मुटियारों को हरा दिया। ये जो मुटियार है, ये मुरियार है, इनको एक ही नाम से बोलते हैं। तो इनको कौन सी शताब्दी में हरा दिया? 9वीं शताब्दी में। और फिर उस डेल्टा पर यानी कि कावेरी डेल्टा पर अपना शासन कर लिया। फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी यानी कि तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। और जो ये राज प्रथम है ना, ये चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। देखो ये मुहुरियार है ना, इनको क्या किया इन्होंने? ये पल्लव राजा के मातहत थे। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये चोल वंश है ना, इन्होंने इनको हरा दिया। फिर हराकर इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर इन्होंने तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। और जो राज प्रथम चोल वंश का शासक था ना, वो सबसे ही शक्तिशाली राजा था, सॉरी। और 985 में ये राजा बना था, ठीक है। और इसने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन क्या होता है? पुनः होता है दोबारा और गठन जोड़ना। यानी कि इसने अपने जो राज्य इधर उधर फैला हुआ था ना, उसको दोबारा से समेटा था। और इसके पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। और इसने है ना जल सेना बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने क्या बनाई थी? जल सेना। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि चोल वंश के किस शासक ने जल सेना का निर्माण किया था। तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने, राज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। फिर है तंजावुर तथा गंगोई कोट चोलपुरम। ये है ना दोनों मंदिर हैं, तंजावुर का मंदिर और गंगई कोट चोलपुरम मंदिर। ये दोनों इन पिता और पुत्र ने बनवाए थे, ठीक है। यानी कि ऐसे पूछ लिया जाता है, तंजावुर का मंदिर किसने बनवाया, गंगई कोट चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया? तो ये राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों ने ही इनका निर्माण करवाया। ये जो काल था ना इनका, चोल वंशों का, ये बहुत ही स्थापत्य और मूर्तिकला का सबसे बड़ा और चमत्कारी काल था। यानी कि इन्होंने मंदिर बनवाए, बहुत ही चमत्कार दिखता था उनके निर्माण को देखकर। ये गंगई कोट चोलपुरम मंदिर है, तमिलनाडु में है। और इस मंदिर को ना वृदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृदेश्वर मंदिर के नाम से। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और इस मंदिर का निर्माण कब करवाया था? वृदेश्वर मंदिर का 1003 से 1010 के बीच में चोल शासक राजा राज प्रथम ने ही इसका निर्माण करवाया था। इस चोल शासन में है ना कांस्य प्रतिमाएं बहुत ही उत्कृष्ट होती थी। यानी कि उत्कृष्ट होती है, बहुत ही उच्च कोटि की। यानी कि जो कांस्य की मूर्तियां होती थी ना, वो बहुत ही उच्च कोटि की होती थी। और यहाँ पर देवी देवता और कुछ भक्तों की बनाई जाती थी। यानी कि ये कांस्य की मूर्तियां किस किस की बनाई जाती थी? कुछ देवी देवताओं की और कुछ भक्तों की बनाई जाती थी। और इनकी जो मुख्य खेती थी वो क्या थी? चावल। क्या थी इनकी मुख्य खेती? चावल। यानी कि चावल उगाते थे ये ज्यादातर। फिर 3-4 वर्ड हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीटेट और एचटेट में ये पूछ लिए जाते हैं। अब पूछ लिया जाए उर। उर किसे कहेंगे? उर क्या है? उर कहलाती है किसानों की बस्तियां। यानी कि जहां पर किसान लोग रहते हैं ना, उनको उर कहा जाता था। फिर आ जाता है नाडु। नाडु किसे कहते हैं? नाडु किसानों के गांव के समूह को कहते हैं। यानी कि जो किसानों के गांव है ना, उनके समूह को नाडु कहते हैं। और नाडु है ना ग्राम परिषद, न्याय करने,
तथा कर वसूलने जैसे कार्य करते थे। यानी कि जो नाड़ू कहलवाने वाले होते थे ना, वो क्या करते थे, ग्राम परिषद न्याय करते थे, ग्राम परिषद का निर्माण करते थे और कर वसूलने का कार्य करते थे। फिर है वेलाल। वेलाल क्या है, जो नाड़ुओं पर नियंत्रण रखता है। सेम ऐसे ही है जैसे आज की हमारी पॉलिटिकल है ना, वैसे ही इनकी होती थी, लेकिन इनके नाम अलग होते थे। और भाई अब क्या है, ज्यादा औपचारिकता आ गई, उस समय पे ज्यादा औपचारिकता नहीं थी। अब क्या है, टेक्निक सुविधाएं ज्यादा हो गई, डिजिटल हो गया सिस्टम, सबका पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन उस समय पर क्या होता था, होता सेम सिस्टम था, उसके ऊपर वो राज्य करता था, उसके ऊपर वो राज्य करता था, उसके ऊपर वो नियंत्रण रखता था, उसके ऊपर वो रखता था। सेम ही सिचुएशन होती थी सब। ठीक है। वेलाल कौन थे, जो नाड़ुओं पर नियंत्रण रखते थे। फिर है मुवेंद वेलन। मुवेंद वेलन ये ऐसे व्यक्ति होते थे जो 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करते थे। यानी कि इनको है ना अरियार जैसी उपाधियां प्राप्त थी और केंद्रीय पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है। ये जो मुवेंद वेलन था ना, ये अपनी सेवाएं 3 राजाओं को देता था, मुवेंद वेलन, और इसको अरियार और केंद्रीय पद प्रदान थे। फिर एक पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम है ना, तमिल की एक कृति है जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई। पेरिया पूर्णम, यानी कि पेरिया पूर्णम कहाँ की कृति है, तमिल की, और कब लिखी गई, 12वीं शताब्दी में लिखी गई। फिर एक जो तमिलनाडु में एक अभिलेख मिला है, उसमें ये बताया गया है कि वहां पर शासन व्यवस्था में कौन कौन आ सकता था। यानी कि वहां जैसे अब ये है वेलाल है, मुवेंद वेलन है, उर है, नाडू है, ये कौन कौन व्यक्ति बन सकते थे, उनकी कंडीशन देखो क्या क्या थी। इसमें है कि इच्छुक व्यक्ति ऐसी भूमि का स्वामी हो जहां पर कर वसूला जा सके। यानी कि जो अब होती है ना, व्यक्ति पागल न हो, 18 वर्ष से अधिक हो, और फिर क्या हो, उसकी जो कंडीशन है ना, वो एक मतदाता होने के लिए, एक निर्वाचक होने के लिए जो कंडीशन होती है, उसी तरह पहले भी कंडीशंस होती थी। तो क्या कंडीशन थी, कि व्यक्ति के पास ऐसी भूमि हो जिस पर कर वसूला जा सके। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, कि उसका अपना घर होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई कि खुद के पास घर ही नहीं है और चल पड़ा चुनाव के लिए। तो उसके पास क्या होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और ये है कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और फिर राजनीति की जानकारी व ज्ञान हो। यानी कि ऐसे नहीं भी आके मुंह उठा के चला आ गया और मेरे को भी चुनाव लड़ना है, मेरे पास ये सब चीजें हैं, लेकिन उसे राजनीति का ज्ञान भी होना चाहिए। और पिछले 3 साल से किसी भी समिति का सदस्य न रहा हो। यानी कि पिछले 3 साल से वह किसी भी समिति का सदस्य न रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उस चुनाव में शामिल किया जाएगा। और फिर क्या है कि वह अपने संबंधियों के खाते जमा होने चाहिए। खाते क्या होते हैं, बैंक अकाउंट नहीं होते थे खाते, खाते होते थे जमीन के फरद, और जिसको पटवारी भाषा में बोलते हैं खसरा। तो ये सब है ना जमा होने चाहिए, वही व्यक्ति इन चुनाव में शामिल हो सकता था। ठीक है। आज हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। हमने किया है कि चौहान कौन थे, यानी कि ये चहमान से ही चौहान बने, इनका शासन दिल्ली और अजमेर में था। फिर पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया, महमूद गोरी को। कब हराया, 1191 में। फिर महमूद गोरी ने 1192 में उसको हरा दिया। फिर चोल सत्ता में कैसे आए, ये बता दिया भाई। कावेरी डेल्टा पे वो मुहियार नाम के जो मुखिया परिवार थे, उनको हरा करके इन्होंने अपना शासन जमा लिया। फिर इन्होंने मंदिर बनवाए, तंजावुर और निशुभ शुद्धनी देवी का मंदिर बनवाया। फिर इन्होंने क्या किया, इन जो इसका राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम था, इसने सर्वप्रथम क्या किया था, जल सेना का निर्माण किया।
फिर उसके बाद इस राज्य में कांस्य की मूर्तियां सबसे अधिक इम्पोर्टेंट थी और उत्कृष्ट थी। फिर ये हमने बताया है उर कौन होते हैं, नाडू, वेलाल, मुवेंद वेलन, ये सब आप वीडियो में सुन सकते हैं। फिर हमने बताया है कि तमिलनाडु में जो सदस्यता प्राप्त करने की जो शर्तें होती थी वो क्या होती थी, इन शर्तों के विषय में भी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपकी अच्छी तैयारी हो सके प्रत्येक दिन। ठीक है दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, कल नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।